हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक कुछ टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। थोड़ा सा टॉपिक हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से कंप्लीट टॉपिक को कर लिया है। एक छोटा सा रोड मैप बनाएंगे। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पॉलन ग्रेन पढ़ा। इसके बाद हम पिस्टिल पढ़ा। पिस्टिल के अंदर हमने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट पढ़ा। एम्ब्रियो सैक डेवलप के बाद हमने अपना टॉपिक अपना पॉलिनेशन किया था। और जस्ट एक दिन पहले हमने अपना लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन किया है ना। तो हमारे अभी तक ये कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। क्या क्या कंप्लीट हो गया है हमारा? पॉलन ग्रेन हमने कर लिया है, पिस्टिल से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कर लिया है, पॉलिनेशन हमने कर लिया और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कर। अब देखिए, हमारा जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद लास्ट हुआ था वो हुआ था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर रिजल्ट क्या निकला था? डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ये आया था कि जो हमारा प्लांट होगा, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से वहां पर एग के साथ में मेल गैमेट मिलेगा। मेल गैमेट मिलेगा और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और इसको हमने क्या बोला था? इसे हमने सिंगेमी बोला था। इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोला था? सिंगेमी बोला था। साथ ही साथ डबल फर्टिलाइजेशन में एक और प्रोसेस हुई थी जिसमें पोलर न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ था। और इन दोनों के फ्यूज होने की वजह से बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हमने शॉर्ट में कहा था PEN। अब हमने यही देखना है कि ये जाइगोट से आगे जाकर के एम्ब्रियो और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे जाके एंडोस्पर्म कैसे बनता है, और ये स्ट्रक्चर्स जो भी बनेंगे इनका क्या नाम होगा, इनको हम कैसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ये पूरे डायग्राम में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताया हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम हम लास्ट में स्टडी करेंगे। जब हम बाकी नीचे पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इसको, तब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला पार्ट जिसमें हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आएगा। मैच्योर ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट, ये देखिए, मैच्योर ओव्यूल डेवलप होगा काहे में? सीड में, ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। और ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट, ये भी किसके अंदर आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आएगा। तो टोटल कितनी चीजें आ रही हैं? टोटल हमारी 4 चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है हमारा एम्ब्रियो सैक से सीड का डेवलपमेंट, यानी कि मैच्योर ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट, ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, और लास्ट आएगा ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट। तो ये चारों ही चीजें हमने इस टॉपिक पे पढ़नी है और यही चीजें हम क्या करेंगे? अभी कंप्लीट करेंगे और कवर करेंगे टॉपिक के अंदर। ओके, देखिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन। अगर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए तो पहले उसको किसकी जरूरत होगी? एंडोस्पर्म की जरूरत होगी। तो हमेशा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले डेवलप होगा। देखिए क्या लिखा है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्रीसीड का मतलब होता है पहले होना, प्रोसीड का मतलब होता है बाद में होना या फिर होना, काम होना, कोई भी प्रोसीड होगा बोलेंगे। अगर हम प्रीसीड बोल रहे हैं इसका मतलब प्रायर हो रहा है, पहले वर्क हो रहा है।
तो हमेशा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के टाइम पे किसकी जरूरत होगी? न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, और वो न्यूट्रिशन से मिलेगा एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है फिर अब ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगी। प्राइमरी एंडोस्पर्म का डिवाइड होगा, और डिवाइड होने की वजह से एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म टिश्यू बोल। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या है? एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। जिस सेल के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उस सेल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। ये सेल कैसी है? ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक नील गैमेट से मिलकर के बनी हुई है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस माइटोसिस होगा, फिर अगेन माइटोसिस होगा, फिर अगेन माइटोसिस होगा, और ऐसा होते ही रहेगा। एक से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, ऐसा करते 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 लास्ट में हमारे पास में एक टिश्यू बन करके आएगा, और इस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। अब देखो डिवीजन कौन सा हुआ है? माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस के अंदर जेनेटिक कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, यानी कि अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है तो जो हमारा टिश्यू बना है ये भी कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। तो एंडोस्पर्म का टिश्यू कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछता है कि ऐसा कौन सा सेल या टिश्यू है जो ट्रिप्लॉइड है, तो इसका आंसर है हमारा एंडोस्पर्म। इसके अलावा और कोई भी ट्रिप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। ये जो सेल्स हैं इस टिश्यू की, ये किससे फिल्ड है? ये फिल्ड है रिजर्व फूड मटेरियल। जिसमें बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल है जो किसके लिए यूज होता है? फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए यूज होता है। अब देखिए, ये जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है ना, ये कुछ अलग अलग टाइप से हो सकता है। एक जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसमें से हम उसी को पढ़ेंगे, बाकी जो टाइप है उसको हमें देखने की जरूरत ऐसे खास नहीं है, मैं बस थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। हमारे पास क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो ट्रिप्लॉइड है। तो मोस्ट कॉमन टाइप में क्या होगा? सेल तो वही रहेगी, लेकिन इसके अंदर का न्यूक्लियस बराबर बार बार डिवाइड करेगा। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 10, ऐसे करके न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करेगा। तो एक ही सेल के अंदर क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। हम ऑलरेडी एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक बार देख चुके हैं। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल डिवाइड नहीं करती। तो जब सफिशिएंट अमाउंट में ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद इसके चारों तरफ सेल वॉल आएगी, और फिर ये कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है? देखिए क्या बोल रहा है। जो सबसे कॉमन टाइप है उसमें क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसके अंडर को जाता है? सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा चौथा, लगातार होते रहेगा, उसको सक्सेसिव बोलेंगे। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से हमें फ्री न्यूक्लियाई मिलेंगे। फ्री न्यूक्लियाई का मतलब है एक ही सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई फ्री हैं, जिनके पास कोई सेल नहीं है अपने। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की इस स्टेज को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये कौन है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब इसके चारों तरफ सेल लग जाएगी तो फिर ये कैसा बन जाएगा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म जाएगा। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। सब्सिक्वेंटली मतलब इसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और इसकी वजह से एंडोस्पर्म कैसा बन जाएगा? सेल्यूलर बन जाएगा। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly। मतलब सेल बनने से पहले, सेलुलराइजेशन का मतलब है सेल बनने के बाद। तो सेल बनने से जस्ट पहले जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वो बदलते रहते हैं, बल्कि किसी प्लांट में ज्यादा, किसी प्लांट में कम होंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल कहाँ देखने को मिल सकता है आपको? फ्री न्यूक्लियाई कोकोनट में देखने को मिल। तो कोकोनट जब हम खाते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है ना, जिसको हम पीते हैं, टेंडर कोकोनट वाटर बोलते हैं। तो कोकोनट वाटर क्या है? कुछ भी नहीं है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये वाली कंडीशन है कोकोनट वाटर। और जो कोकोनट के चारों तरफ ऐसे वॉल लगी रहती है, जैसे मान लीजिए ये कोकोनट है हमारा, तो कोकोनट के चारों तरफ ऐसे सफेद सफेद वॉल लगी रहती है, और उसके सेंटर में प्रेजेंट रहता है वाटर प्रेजेंट है। तो ये जो वॉल है ये है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और ये जो अंदर वाटर प्रेजेंट है ये क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है। देखिए, कोकोनट में जो टेंडर वाटर होता है कोकोनट का, वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो किससे बना होता है? थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर, बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं। और जो इसको चारों तरफ से सराउंड करने वाला व्हाइट कर्नल है, मतलब व्हाइट पार्ट जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है।
देखिए, एंडोस्पर्म में ईदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन और मे प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास ये ढेर सारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एंडोस्पर्म के सहारे कौन डेवलप कर रहा है? हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। अब जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो एंडोस्पर्म से न्यूक्लियस न्यूट्रिशन लेगा, यानी कि एंडोस्पर्म की सेल्स धीरे धीरे करके खत्म होते जाएंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि एम्ब्रियो डेवलप होते होते सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म हो जाए, जैसे किसमें होता है? पी में, ग्राउंडनट में, बीन में। इसमें सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता क्योंकि सारा का सारा एंडोस्पर्म ऑलरेडी डेवलपिंग एम्ब्रियो ने खत्म कर लिया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाए, तो जब बच जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? परसिस्ट कर रहा है, बच रखा है। इसको हम क्या बोलते हैं? किस किस में प्रेजेंट होता है? कैस्टर और कोकोनट में। अब ये बात वैसे बाद में आने वाली है, लेकिन अभी ही बता देती हूँ। जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, और जिसमें एंडोस्पर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, आगे आएगा ये तो, पूरा आएगा, सीड के अंदर पढ़ेंगे हम। अब देखो, अगर एंडोसम बचा रहेगा तो वो कौन यूज करेगा? सीड यूज करेगा, जब तक कि जर्मिनेट नहीं हो जाता। जब जर्मिनेट हो रहा होगा उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी उस समय पर भी, तो उस समय पर इसी एंडोस्पर्म से क्या करेगा? वो अपना न्यूट्रिशन लेगा। और ज्यादातर कैस्टर में, कोकोनट में और इनमें, किसमें? व्हीट में, राइस में, मेज में, ये जो भी सीरियल्स हैं, सीरियल्स मतलब अनाज वाले दाने हैं जो, इन सब में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ सीड्स खोल के देखो, बोल रहा है देखो किस किस में। कैस्टर में है, नहीं है? कैस्टर में है एंडोस्पर्म। पी में नहीं होता है, अभी ऊपर लिखा हुआ है सारी चीजें। बीन्स में नहीं होते हैं, ग्राउंडनट में नहीं होते हैं, कोकोनट में होता है एंडोस्पर्म, है ना? ऐसे अब सीरियल्स दिया, जैसे व्हीट, राइस और मेज, इन सब में भी एंडोस्पर्म होता है। तो पता करो, बोल रहा है नाम दिए हुए नीचे, आपने बस याद रखना है कि किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है। इन सब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो प्लस कर देते हैं। कैस्टर में प्रेजेंट है। पीज में नहीं है, बीन्स में नहीं है, ग्राउंडनट में नहीं है, कोकोनट में है। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे कि किसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और किसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एम्ब्रियो के ऊपर। एम्ब्रियो Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where zygote is situated. Obviously, ये हमारा embryo sac था। embryo sac में मान लेते हैं हम, ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड पर ही तो एग होता है। अब इस एग से फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट भी माइक्रोपाइलर एंड पर ही होगा, और इसी एंड पर ये डेवलप करके काहे में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाएगा उसी के बाद जो जाइगोट होगा वो डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ये क्यों होता है? इट इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को पक्का से न्यूट्रिशन मिले। इसके लिए एक अडेप्टेशन है प्लांट्स का, सीड्स का अपनी तरफ से। ठीक है, थ्रू द sorry, though the seeds differ greatly in द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर। मतलब सीड्स भले ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर होता है, मोनोकॉट्स में भी और डाइकॉट्स। ठीक है, अब जो फिगर है, ऊपर फिगर अभी दिखाऊंगी, उस फिगर में हमें एम्ब्रियोजेनी की, एम्ब्रियोजेनी मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बता रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जाइगोट डिवाइड करता है और प्रो एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद में प्रो एम्ब्रियो डिवाइड करता है, ग्लोब्यूलर बनता है, फिर हार्ट शेप्ड बनता है और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है एट द एंड। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक बार ये जो एम्ब्रियोस थे इसको देख लेते हैं। देखो किसके साथ क्या होता है ये भी पूछता है, हाँ, कि जो एम्ब्रियो सेक थी उसकी किस सेल के साथ क्या हुआ। देखो, जो दोनों सिनर्जिड सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे। एग से क्या बन गया? जाइगोट। एग से क्या बना है? जाइगोट। पोलर सेल से, सॉरी, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल से बना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और पोलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई से बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, एंटीपोडल सेल तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी? डिजनरेट। तो किसके साथ क्या हुआ ध्यान रखेंगे? सिनर्जिड डिजनरेट हो गए, एंटीपोडल डिजनरेट हो गए। जाइगोट से क्या बना, सॉरी, एग से क्या बना? जाइगोट, और सेंट्रल सेल से क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अभी जो जाइगोट वाली सेल है, ये वाली सेल, ये ये जो जाइगोट वाली सेल है, ये जाइगोट वाली सेल में क्या होगा? सबसे पहले एक डिवीजन होगा। ये डिवीजन कैसा होगा? ये अनइक्वल डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, ये वाली जो सेल है ये हमारी बन गई
मेन सेल, बेसल सेल, और ये जो नीचे साइड वाली सेल है इसमें हुआ डिवीजन और इसकी वजह से क्या बना, ग्लोबुलर पार्ट बना। ये जो इतनी लंबी ऐसे दिख रहा है ना, ये है सस्पेंसर, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। और ये ग्लोबुलर साइड ऑफ एम्ब्रियो है। सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले बना ग्लोबियर ग्लोबुलर एम्ब्रियो सॉरी। यहाँ पर हमारे जाइगोट है, जाइगोट से ये बना है प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से क्या बना है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से फिर डिवाइड हुआ और क्या बना, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब देखो इतना पार्ट तो सेम ही रहने वाला है, ये बेसल पार्ट और सस्पेंसर सेम रहने वाला है। ये जो ग्लोबुलर पार्ट है ये कन्वर्ट होगा हार्ट शेप में, शेल डिवाइड होती रहेगी, हार्ट शेप में कन्वर्ट होगा, तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बोलेंगे। फिर ये और डेवलप होगा और क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। मैच्योर एम्ब्रियो के पास क्या क्या प्रेजेंट है, देखो सस्पेंसर प्रेजेंट है, बेसल सेल प्रेजेंट है, यहाँ साइड में कहीं रेडिकल है, ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन है, और इधर साइड में क्या प्रेजेंट है, प्लूम्यूल प्रेजेंट है। ये किसका डेवलपमेंट है, ये एक डाइकॉट, डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो की कुछ फोटो दी हुई है, देखो क्या फोटो है। सबसे पहले ये वाला जो ये एक्सिस है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस में इसके साइड से क्या जुड़े हुए हैं, दो कॉटिलेडन जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, कॉटिलेडन हो गए। अब ये कॉटिलेडन से ऊपर का जो पार्ट होगा, यहाँ पर तो हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला कॉटिलेडन ऊपर है, लेकिन थोड़ा ऐसे इमेजिन करके देखो कि ये कैसा एक टहनी है, उसमें दो पत्तियां लगी हुई हैं, इस तरीके से देखो तो पत्तियां तो नीचे की तरफ को झुक जाएगी ना, टहनी का एक पार्ट थोड़ा टॉप में रहेगा। तो ये जो पार्ट टॉप में रहता है इसको बोलते हैं इपिकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल कौन सा पार्ट है, एम्ब्रायोनियल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलेडन अटैचमेंट से ऊपर है, उसको हम क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल। और इपिकोटाइल के टर्मिनल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, प्रिम्यूल। और इस अटैचमेंट से नीचे का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल के टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होता है, रेडिकल या रूट कैप। ये किसका फोटो है, हमारे एक डाइकॉट के एम्ब्रियो का फोटो है, ठीक है। देखो ये है डाइकॉट के एम्ब्रियो का प्लूम्यूल। प्लूम्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, इपिकोटाइल रीजन में। ये है हमारा रेडिकल, राइट, रेडिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइपोकोटाइल रीजन में। ये वाले एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोनल एक्सिस। और एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक साइड या दोनों साइड क्या प्रेजेंट होंगे, कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे कॉटिलेडन, दो कॉटिलेडन, इसलिए हम इनको डाइकॉट बोलते हैं। रेडिकल के टॉप पे क्या प्रेजेंट होगा, रूट कैप प्रेजेंट, ठीक है इतनी बात। ये किसकी बात होगी, हमारे मोनोकॉट की बात, सॉरी डाइकॉट की बात। अब हम किसका देखेंगे, अब हम देखेंगे मोनोकॉट का। अब देखो मोनोकॉट में ये है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, बता देते हैं। ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस जो रेड से हमने बनाया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में देखो क्या प्रेजेंट है, कॉटिलेडन प्रेजेंट। और ये जो कुछ ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस या जनरली मोनोकॉट के कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम नाम। स्क्यूटेलम क्या है, कुछ नहीं, मोनोकॉट के कॉटिलेडन का नाम है स्क्यूटेलम, बाकी है तो कॉटिलेडन ही। अब ये जो एम्ब्रायोनियल एक्सिस है इसमें भी अटैचमेंट से ऊपर को हम क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल, और अटैचमेंट से नीचे को हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। यहाँ पर एक एपिब्लास्ट है, देखो रेसिडुअल कॉटिलेडन टाइप का स्ट्रक्चर है, कि जो दूसरा कॉटिलेडन था उसके बदले एक रेसिडुअल पार्ट बन गया, इसको एपिब्लास्ट बोलते हैं, तो कोई खास काम नहीं है। अब ये जो हमारा इपिकोटाइल वाला रीजन है, यानी कि अटैचमेंट से ऊपर वाला रीजन, वहां प्रेजेंट क्या होता है, वहां पर एक शूट एपेक्स प्रेजेंट होता है। ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं ना, ये लीफ प्राइमोर्डियल है, यानी कि ये बाद में डेवलप करेंगे लीफ में। ये लीफ प्राइमोर्डियल। अब इसके चारों तरफ एक ऐसे शीट लगी हुई है, ये वाली शीट जो लगी है, ये शीट को हम क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल क्या करता है, सूट एपेक्स को कवर करके रखता है। ऐसे सेम टू सेम हाइपोकोटाइल वाले के रीजन के टिप में क्या प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है। ये क्या है, रेडिकल है। रेडिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, रूट कैप। और इन दोनों को कवर करके कौन रखा हुआ है, कॉलियोराइजा। आर से रूट, आर से राइजा, ऐसे करके नाम क्या, ठीक है। तो ये किसका हमारा एम्ब्रियो हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया हमारा मोनोकॉट्स का। ऊपर जो हमने एम्ब्रियो पढ़ा है वो डाइकॉट का, और ये जो हमने एम्ब्रियो पढ़ लिया ये किसका एम्ब्रियो है,
ये है मोनोकॉट का। दोनों का डायग्राम आपने याद रखना है और स्ट्रक्चर याद रखना है कि कहाँ पर के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं करके, ठीक है। अब आते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर में। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि जो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो होते हैं उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कॉटिलेडन होते हैं। इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो एक सिंपल फोटो बनाते हैं, ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस और यहाँ से ऐसे करके एक और दो क्या जुड़े हुए हैं, कॉटिलेडन है। ये कॉटिलेडन थोड़ा पतला सा हो गया, ये दो कॉटिलेडन जुड़े, ये थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो गया और एक थोड़ा ज्यादा ही पतला हो गया। ऐसे बना, एक और दो, ये वाला जो मेन है ये क्या है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक हो गया। तो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं और दो कॉटिलेडन होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर का जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन है ये अबव पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल बोलेंगे। और लोअर जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल बोलेंगे। इसको इपिकोटाइल बोलेंगे। इपिकोटाइल के टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होगा, प्लूम्यूल या स्टेम टिप होगी, प्लूमुला स्टेम टिप होगी। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल बोलेंगे। और इसके टर्मिनल पे यानी कि लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, रेडिकल, और रेडिकल के सामने क्या होगी, रूट कैप होगी। रूट कैप क्या करती है, रेडिकल को कवर करके रखती है, रूट टिप कवर करके रखती है, रूट टिप को कवर करके रखेगी रूट कैप, ठीक है। अगला क्या हो गया, देखो मोनोकॉट के एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। जैसे कुछ कॉटिलेडन मोनोकॉट की जो कुछ ग्रास फैमिली है उनके कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। स्क्यूटेलम के लेवल से जो नीचे एक साइड में लेटरल पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पर, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, रेडिकल और रूट कैप प्रेजेंट होगा। जो एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ जिसको हम कोलियाराइजा बोलेंगे उससे क्या रहेगा, इनक्लोज, इनक्लोज मतलब घिरा हुआ रहेगा। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है इन सेल्स का कोई फेट डिसाइड नहीं, कुछ भी बन सकते हैं ये सेल आगे जाकर के, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब इन सेल में कुछ भी डिवाइड करके बनने की कैपेसिटी है, उनको अनडिफरेंशिएटेड। तो हमारे पास में रेडिकल, ये मान लो रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर पे क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से रूट कैप प्रेजेंट है। उसके आगे ऐसे करके एक शीट प्रेजेंट होगी सेल्स की, इसको हम क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा बोल। अब क्या बोल रहा है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज इपिकोटाइल। इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल सेम टू सेम है। इपिकोटाइल के पास क्या प्रेजेंट होगा, शूट एपेक्स प्रेजेंट होगा और कुछ लीफ प्राइमोर्डियल्स प्रेजेंट होंगे। और जो किससे कवर होंगे, हॉलो, हॉलो मतलब खाली, फोलियर मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोलियोटाइल बोलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बोल रहा है कुछ सीड्स को खोल करके देखो, किस किस को, वीट को, मेज को, पी को, चिकपी को और ग्राउंडनट को। इनको ओवरनाइट आप सोक करो और इसको खोल करके फिर इसका स्ट्रक्चर देखो। पीज का, मेज का स्ट्रक्चर तो आगे भी दिया हुआ है, वीट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वैसा ही सिमिलर होता है, चिकपी का स्ट्रक्चर आप देख ही चुके हैं, बहुत बार देखा है आपने, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाली जो तस्वीर है ये है बीन्स की। ये क्या है, बीन। बीन में क्या कोई एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, कोई एंडोस्पर्म नहीं। ये जो फोटो है ये है कैस्टर की। कैस्टर में एंडोस्पर्म दिख रहा है, हाँ एंडोस्पर्म दिख रहा है। ये जो हमारी फोटो है ये है अनियन की, लिख देते हैं, बीन्स, कैस्टर सीड, ये है अनियन, अनियन एम्ब्रियो, और ये है हमारा मेस। इन सबको तो आप जानते ही हो। देखो किस किस में है एंडोस्पर्म, कैस्टर में है एंडोस्पर्म, अनियन में है एंडोस्पर्म, मीज में भी एंडोस्पर्म है, लेकिन बीन्स में एंडोस्पर्म नहीं है। तो आपने ऐसे जो जो भी आपको सीड मिलते हैं उन सब के सीड्स को खोलना है और चेक करना है कि किसके सीड में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है और वो पार्ट क्या कर रहे हैं, उनको स्टडी करो कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलेंगे करके, ठीक है। अब ये सीड्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। जो एंजियोस्पर्म होता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सीड है। इसको हम क्या भी बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब ओव्यूल फर्टिलाइज होगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, सीड प्रोड्यूस होगा। और सीड किसके अंदर प्रेजेंट होगा, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी कि ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, और ओव्यूल से फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा।
अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड में क्या क्या चीजें होती है बोल रहा है, ठीक है, इनको ध्यान से देखते हैं। सीड में क्या क्या होता है। सीड में होता है सीड कोट। सीड कोट के अलावा होता है कॉटिलेडन। और कॉटिलेडन के अलावा होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। और फिर क्या हो गया, सीड कोट। तो क्या क्या होता है, एम्ब्रियो और सीड कोट प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, सीड कोट होता है, कॉटिलेडन होता है और एम्ब्रायोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है। एक टिपिकल कॉटिलेडन में जो एम्ब्रियो होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर में होता है। और ये जो कॉटिलेडन होते हैं ये कैसे होते हैं, जनरली थिक होते हैं और स्वॉलन होते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे आप लोगों ने लेग्यूम्स में देखा होगा, लेग्यूम्स क्या, जैसे आपने राजमा की दाल में जो दाने देखे ना, इधर उधर हम तोड़ करके खोल देते हैं उसको आधा आधा। तो वो जो आधा आधा पार्ट है वो क्या है, उसमें कॉटिलेडन प्रेजेंट, ठीक है। अब जो कुछ सीड्स होते हैं या फिर चने में भी आप देखेंगे तो चने में भी दो कॉटिलेडन है, फूले हुए हैं एकदम, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है। कुछ सीड्स होते हैं जो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस। और कुछ सीड्स कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस होते हैं, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से हैं, ऐसे जो सीड जिसमें एंडोस्पर्म का कोई रेसिड्यू नहीं है, कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा है और कंप्लीटली खत्म हो गया है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस। जैसे एग्जांपल क्या हो गए, पीज और ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, कंप्लीटली खर्च नहीं हुआ होगा। तो ऐसे कौन कौन से हैं, वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, ये सब क्या है, एल्ब्यूमिनस, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, देखो हम लोगों को अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे न्यूसेलस था, न्यूसेलस की कोई एक सेल डेवलप करती थी और बनती थी मेगास्पोर मदर सेल, और उसी से हमारा क्या बनता था, एम्ब्रियोसैक बनता था। तो वो उसके चारों तरफ न्यूसेलस की सेल अभी भी होती है, एम्ब्रियोसैक के चारों तरफ न्यूसेलस की सेल्स होती है। तो कई सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें, जैसे किस किस में, जैसे ब्लैक पेपर में और बीट में, इसमें न्यूसेलस बच जाता है। कुछ बहुत न्यूसेलस भी परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट मतलब सीड में भी प्रेजेंट होता है। और इस टाइप का जो न्यूसेलस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म बोलेंगे। अगर न्यूसेलस प्रेजेंट होगा तो उस न्यूसेलस को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सीड्स को क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड बोलेंगे। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। इंटेग्यूमेंट काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड कोट में। देखो आउटर इंटेग्यूमेंट को हम बोलते हैं टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट को हम बोलते हैं टेगमेंट। जब आउटर इंटेग्यूमेंट डेवलप होगा तो इससे बनेगा आउटर सीड कोट जिसका नाम क्या है, टेस्टा। और इनर इंटेग्यूमेंट जब डेवलप होगा तो इससे बनेगा टेगमेन, ये क्या है, इनर सीड कोट। तो टेस्टा और टेगमेन क्या है, सीड कोट है। आउटर वाले को टेस्टा बोलते हैं, इनर वाले को हम टेगमेन। अब जो माइक्रोपाइल था, माइक्रोपाइल ऐसा ही बने रहता है, सीड में क्या क्या चीजें हैं वो बताना चाह रहा है आपको, ठीक है। माइक्रोपाइल ऐसा ही रहता है। इसका क्या काम है, जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसको ऑक्सीजन और वाटर की जरूरत पड़ेगी ना जर्मिनेट करते समय, तो उस समय पे ऑक्सीजन और वाटर प्रोवाइड करने का काम किसका है, हमारे इसी माइक्रोपाइल में जो पोर होगा उसका काम है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एज द सीड मैच्योर, जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा उसका जो वाटर कंटेंट होगा वो घटता जाएगा। पहले तो नॉर्मल सेल्स है ना तो उनमें खूब सारा वाटर प्रेजेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाएगा उसका वाटर घटता जाएगा और उसमें वो लगभग ड्राई हो जाएगा। 10 to 15% ही मॉइस्चर बचा होगा उसके अंदर में, बाकी सारा का सारा क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन होगी। इससे क्या फायदा होगा, एम्ब्रियो लंबे समय तक जी पाएगा। और ये जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है तो इस समय को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी या फिर डोरमेंस। तो सीड्स काहे में रहते हैं, डोरमेंट स्टेट में रहते हैं जब तक वो जर्मिनेट नहीं करते, ठीक है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जैसे मतलब फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि मॉइस्चर मिलेगा, इनको ऑक्सीजन मिलेगा, प्रॉपर अच्छा टेम्परेचर होगा, अपने हिसाब का टेम्परेचर होगा, तो ये सीड क्या करने लगेंगे, डोरमेंसी से उठेंगे और जर्मिनेट, ठीक है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एन ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड्स। ओव्यूल काहे में मैच्योर होता है, सीड्स में मैच्योर होता है। द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओवरी काहे में डेवलप होती है, फ्रूट्स में डेवलप होती है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। का मतलब क्या है, जिस समय ओव्यूल से सीड बन रहा होगा उसी सेम समय पर ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा।
अब ओवरी की जो सबसे बाहर की दीवार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी वॉल बोलते हैं। ओवरी वॉल यहाँ पर कन्वर्ट काहे में होगी, पेरिकार्प में होगी। द वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल्स ऑफ फ्रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्लैसी भी हो सकते हैं जैसे गवावा, ऑरेंज या मैंगो में, और ड्राई भी हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड में ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट हो। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जिन्होंने सीड डिस्पर्जल की अच्छी मैकेनिज्म को इवॉल्व कर लिया है, जैसे जैसे एप्पल है। तो एप्पल के फ्रूट में क्या है, हमने फ्रूट खाया, हम क्या करेंगे, फ्रूट किसी पेड़ में लगा, हमने उससे फ्रूट को तोड़ा, तोड़ के अपने घर लेके गए, वहां खाया और उन सीड्स को फेंक दिया। या फिर मैंगो है, मैंगो भी हमने कहीं पेड़ से तोड़े, उनको फिर मार्केट में ले जाके बेच के हमने किसी और को दे दिए। अब मान लो इंडिया के मैंगो अमेरिका पहुंच गए बिकते बिकते, तो अमेरिका में जा करके किसी ने वो मैंगो का फ्रूट खाया और खा करके वही सीड फेंक दिया अपने गार्डन में, और वहीं पर एक मैंगो का पेड़ उग गया। तो ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल ही तो है, सीड को इधर उधर बांटने की, डिस्पर्स करने की एक मैकेनिज्म ही तो है, जो कौन अपना रहे हैं, फ्रूट्स अपना रहे हैं। फ्रूट्स को बनाया ही इसलिए गया है ताकि सीड का डिस्पर्सल हो सके, सीड दूर दूर जगह तक जा सके। ठीक है, रिकॉल द क्लासिफिकेशन। अब देखो फ्रूट कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनमें डिस्पर्सल कैसे होता है, सब कुछ आप ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बोल रहा है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जितने ओव्यूल प्रेजेंट होंगे उतने ही सीड्स प्रेजेंट होंगे, जनरली, जनरली की बात। ठीक है, जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड, जनरली क्या, जितने, जैसे मान लो किसी ओवरी में 50 ओव्यूल हैं, तो उसके पास 50 सीड होंगे। अगर सारे के सारे ओव्यूल फर्टिलाइज होते हैं तो तब की बात चल रही है। तो जितने ओव्यूल होंगे उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, ज्यादातर प्लांट में जब फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, अदर फ्लोरल पार्ट्स डिजनरेट, मतलब कि बाकी के फ्लोरल पार्ट डिजनरेट हो जाते हैं। जब फ्रूट बनता है तो बाकी सारे पत्ती वत्ती झड़ जाती है ना फ्लावर की, तो सब गिर जाएंगे और सिर्फ फ्रूटी फ्रूट बचा रहेगा। कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जैसे कौन कौन, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू, इसमें जो थैलेमस होता है, थैलेमस क्या है याद है, हमने ऐसा डंडी बनाया था, डंडी के ऊपर के पार्ट में क्या लगे हुए थे, फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अटैच हुए थे, इसको हमने क्या बोला था, थैलेमस बोला था। तो कई बार क्या होता है, वैसे तो ओवरी से बनना चाहिए फ्रूट, इस ओवरी से फ्रूट बनना चाहिए, लेकिन कई बार थैलेमस से भी फ्रूट बन जाता है। तो अगर थैलेमस से या फिर फ्लावर के किसी भी और पार्ट से फ्रूट बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। लेकिन अगर ओवरी से बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अब देखो ये तो एक बात हो गया, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दी गई है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये दी है गई कि फ्रूट बनते समय पे बाकी सारे फ्लोरल पार्ट हट जाते हैं। दूसरी दी है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें थैलेमस से फ्रूट बन जाता है, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, तो ऐसे उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, और जिनमें ओवरी से बनता है उनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ये दो इन्फॉर्मेशन। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, बोला कि ज्यादातर जो प्लांट की स्पीसीज है, ज्यादातर प्लांट की स्पीसीज में तो जो फ्रूट होता है वो कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइज्ड ओवरी से फ्रूट बनता है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जिसमें बिना फर्टिलाइज हुए भी फ्रूट बन जाता है, इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन तो नहीं है लेकिन फ्रूट फिर भी डेवलप हो गया है। ठीक है, फ्रूट फिर भी डेवलप हो, अब देखो ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है इनको हम कैसे बना सकते हैं, हम ग्रोथ हार्मोन्स इनको देख करके इनमें से फ्रूट बनाएंगे, लेकिन इन फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट नहीं होंगे, सीड प्रेजेंट नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो कहाँ से सीड बनेगा, है ना। तो सीड तो नहीं होंगे लेकिन फ्रूट बन जाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ एग्जाम्पल पार्थेनोकार्पिक का क्या है, एग्जाम्पल है बनाना। अब जो मार्केट में हम बनाना खाते हैं उसके अंदर सीड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे कोई भी आपको फ्रूट दिखाई दे जिसके अंदर सीड्स नहीं प्रेजेंट है, सीडलेस जो भी फ्रूट है वो सारे के सारे कैसे हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है इसका, क्योंकि हमें सीड की कोई जरूरत नहीं ना, जो फ्रूट हमने खाना ही है उसमें सीड क्या चाहिए हमको, तो हम डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन ही सीड्स के बिना फ्रूट बना लेते हैं हार्मोन्स की मदद से। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। अब देखो ये तो गई फ्रूट की बात। अब देखो सीड होने के प्लांट को कुछ फायदे हैं, अब अगला टॉपिक चल गया। ठीक है, सीड होने के प्लांट को क्या है, कुछ एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है, कि करके देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड। ठीक, सबसे पहला है, क्योंकि ये जो सीड बन रहा है रिप्रोडक्शन में, तुमने कहीं पर भी एक वाटर पॉलिनेशन के अलावा कहीं पर भी वाटर का कोई इन्वॉल्वमेंट देखा क्या, हमें पॉलिनेशन के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की कोई जरूरत नहीं थी।
तो इसीलिए इन सीड्स को हम ज्यादा डिपेंडेबल होकर के यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर नहीं भी होगा तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, सीड फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो seeds have better adaptive strategy for dispersal of to new habitat and help the species to colonize in other areas। ये दूसरा है कि देखो सीड क्या होता है, बहुत आसानी से इधर उधर डिस्पर्स कर सकते हैं, कि कोई जानवर उठा करके लेके गया उसके साथ चले गए, उसने कहीं जमीन में फेंका वहां चले गए, है ना, कोई खरीद करके इधर उधर लेके गया वैसे चले गए। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग एरियाज में स्प्रेड कर सकते हैं और अपनी नई नई कॉलोनीज बना सकते हैं, अपनी नई कॉलोनीज बना देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेटर अडेप्टेशन फॉर डिस्पर्सल बोलेंगे। ठीक है। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड क्या हो गया, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व है और बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तब तक जब तक कि प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस के लायक नहीं होता। जब तक खुद फोटोसिंथेसिस के लायक नहीं होगा, मतलब कब तक, जब तक इसके पास लीव्स नहीं आ जाएंगी, तब तक इसके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व है, ताकि न्यूट्रिशन मिलते रह सके सीड को। तो इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि ये सीड लंबे समय तक वायबल रह सकता है, लंबे समय तक इसको हम रख सकते हैं। ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ फायदा क्या है, फोर्थ फायदा ये है कि जो सीड कोट होता है वो हार्ड होता है, जिसकी वजह से यंग एम्ब्रियो को क्या कर सकता है, वो प्रोटेक्ट करके रख सकता है। तो फोर्थ फायदा ये है कि एम्ब्रियो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। और फिफ्थ फायदा क्या है, ये है फिफ्थ फायदा हमारा। फिफ्थ फायदा ये है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो नई नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएंगे, नए नए वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे। तो ये भी क्या है, हमारा एक फायदा है इसका, सीड्स के डेवलपमेंट का, सीड होने का हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं। सोचो कि अगर ऐसा होता, मान लो सीड ही ना होते, तो हम एग्रीकल्चर कैसे कर पाते, या फिर मान लो जो सीड है उसमें डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी की वजह से क्या होता है, सीड लंबे समय तक जी पाता है। जब मैच्योर सीड को हम क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। कभी भी हमने अगर सीड बीट, जैसे मान लो गेहूं खरीदे, तो हम क्या करते हैं, पहले धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखा के क्या होता है, उसमें से सारा पानी चले जाता है, जिसकी वजह से सीड डोरमेंसी में चले जाता है, सीड लंबे समय तक जी पाता है ना। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसको फूड की तरह यूज भी कर सकते हैं। सोचो अगर सीड सुखाएंगे नहीं तो थोड़े समय बाद माइक्रोब लग करके खराब हो जाएंगे, और अगली सीजन में हम उससे क्या भी लगा सकते हैं, नए पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, उनको हम बीज की तरह भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता, सीड्स नहीं होते, तो कितना दिक्कत होती। या फिर सोच लो कि ऐसा होता कि जैसे सीड बने वैसे ही हमें उनको लगाना पड़ता, जर्मिनेट करना पड़ता, तो फिर हम ऐसे में एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर पाते ना। तो ये कुछ बहुत ऐसी चीजें हैं जो सीड्स के हमें फायदे हैं, कि सीड को हम स्टोर करके रख सकते हैं। फिफ्थ सिक्स्थ फायदा हम ये मान लें कि सीड को हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगला फायदा ये है कि हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखेंगे, ताकि अगले सीजन में हम इसको एज अ प्रिकर्सर यूज कर सके, क्रॉप को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज कर सके, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सीड के एडवांटेजेस। अभी एक लास्ट हम पैराग्राफ आज का पढ़ते हैं, इसके बाद का पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, दो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, बाकी फिर कल करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। देखो, हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स, कितने लंबे समय तक सीड जी सकते हैं, तो डिपेंड करता है सीड पे। कई सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो अपनी वायबिलिटी मतलब जर्मिनेट करने की जो शक्ति होती है, उसको वायबिलिटी कुछ मंथ में ही खत्म कर देते हैं, कुछ मंथ तक ही रह सकते हैं। बहुत सारे सीड ऐसे हैं जो कुछ सालों तक, कुछ लंबे सालों तक, 100 ऑफ ईयर तक भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, 100-200 साल तक भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। और कुछ कुछ तो हमें बहुत ज्यादा ओल्ड सीड भी मिल गए हैं। जैसे एक हमारे पास में ल्यूपाइन, ल्यूपाइन का साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूपिनस आर्किटस, आर्किटस। ठीक है, आर्क्टिकस। तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस ये जो प्लांट है, ये क्या है, इसका नाम कॉमन नेम है ल्यूपाइन। ये हमें कहाँ से मिला है, इसका आर्कटिक टुंड्रा से हमको सीड मिला, और ये सीड कितने साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है। तो जब हमको सीड मिला तो हमने इसको लगाया है, फिर इसके बाद ये सीड जर्मिनेट किया और इससे फ्लावर भी आया, इसका मतलब ये वायबल भी था, 10,000 साल तक भी ये वायबल था ये सीड। ठीक है, इतना लंबे समय तक। दूसरा, हमको डेट पाम का एक सीड मिला है जो 2,000 साल पुराना है। कहाँ से मिला है ये हमें मिला है किंग हर्डोस पैलेस से, जो कहाँ प्रेजेंट है, डेड सी के पास में प्रेजेंट। डेड सी कहाँ है, वो इसराइल के पास वाला सी जो है उसको डेड सी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके पास में किंग हर्डोस का एक पैलेस था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने खोदना वोदना शुरू किया। तो वहां से उनको ये 2,000 साल पुराने सीड मिले हैं, किसके, डेट पाम के। डेट पाम का साइंटिफिक नेम क्या है, फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ठीक है, फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है, और ये हमको कहाँ मिला है, आज 2,000 साल बाद मिला। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो में कितने एग होते हैं, एक ही एग होता है। ठीक है, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, जनरली एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। अगला, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी,
एक ओवरी में कितने ओव्यूल हो सकते हैं? देखो, एक ओव्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और कुछ 100 भी ओव्यूल हो सकते हैं। एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। जैसे जिसमें क्या होगा, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं ना, तो वही वाली कंडीशन है। एक ओवरी के अंदर ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है, एक ही ओव्यूल भी हो सकता है। ठीक है। अब हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर? अगर वो फ्लावर मोनोकार्पेलरी है, मोनोकार्पेलरी मतलब एक ही कार्पेल, एक ही पिस्टल है, तब तो एक ही ओवरी होगा। अगर बाई कार्पेलरी है तो दो ओवरीज होंगे। अगर मल्टी कार्पेलरी है तो दो से ज्यादा ओवरीज, मोर देन टू। तो डिपेंड करता है कि मोनोकार्पेलरी है कि मल्टी कार्पेलरी है, उसके हिसाब से कितने ओवरीज हैं वो पता चल जाएगा। अभी वो अगर ओवरीज फ्यूज हो गए तो लोक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास में जितने ओवरी, जितने पिस्टिल प्रेजेंट होंगे उतने ही ओवरीज प्रेजेंट होंगे, डिपेंड करेगा कौन सा फ्लावर है करके। तो यहाँ पर तक हमने कर लिया है, इससे आगे का पार्ट हम अपने अगले लेक्चर में। ओके। अच्छे से पढ़ाई करें और कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है तो पूछ लें। अब हमारा अगला लेक्चर जस्ट खत्म होने वाला है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। इसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हमारे छूट गए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमने नहीं करे हैं, पॉलिनेशन से क्वेश्चन नहीं करे थे, तो वो क्वेश्चन मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी। और छोटा सा एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनिक करके एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, स्टडी वेल। और कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है उस पे भी आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। उसमें मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पे भी मैसेज करके मुझसे कोई भी अगर क्वेरीज होती हैं उनको पूछ सकते हैं। क्वेरीज होनी चाहिए, अननेसेसरी टॉक्स नहीं। ठीक है। ओके। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।